चलो भाई, मोहल्ले की सारी औरतें तो आकर चली गई। बेटी रितु, इससे मिलो, ये है तुम्हारी ननद यानी मेरी छोटी बेटी शालू। कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। रितु की बात सुनते ही उसकी सास उपमा और उसकी ननद शालू जोर जोर से हंसने लगी। उन दोनों को इस तरह से हंसता देख बेचारी रितु को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने झिझकते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा दीदी? अरे नहीं भाभी, वो तो बस ऐसे ही। वो आपने कहा ना कि बड़ी इच्छा थी आपकी मुझसे मिलने की, तो बस इसलिए। दीदी माफ करना, पर मैं अभी भी कुछ नहीं समझी। अरे बहू रानी, तुम चिंता मत करो, अपनी ननद से मिलने की तुम्हारी इच्छा तो हर रोज पूरी हुआ करेगी। अच्छा माँ जी, पर वो कैसे? वो ऐसे कि शालू का ससुराल बस 3 घर छोड़कर ही है। 3 साल हुए इसकी शादी को, तब से इसका एक पैर मायके में रहता है और एक पैर ससुराल में। अब समझी क्यों हंस रही थी हम दोनों? ओह, अब समझ में आ गया। ये तो बढ़िया है। सच में दीदी बड़ी लकी हो आप, जब मन चाहे तब मायके घुमाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो कई बार बिना मन के भी आ जाती है, और वो भी अकेले, नहीं तो पूरी बारात लेकर आती है। इतना कहकर उपमा और उसकी बेटी शालू फिर से हंसने लगी। हालांकि रितु को अब भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन शादी के बस 1 महीने बाद उसे पूरी कहानी समझ आ गई। अरे दीदी आओ ना। अरे वाह, आज तो नंदोई जी भी आए हैं। अंदर आइए ना। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे भाभी, आप तो बड़ी ही कमजोर सी हो। क्या बात है सासू माँ, कुछ खाने को नहीं दे रही क्या? ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। कभी जब हमारे घर आना तो दिल खोल कर बुराई कर लेना, हम किसी को नहीं बताएंगे। बस भी करो, वो भाभी ये ना बड़े मजाकिया है। और ये क्या, मेरे चारों जेठ भी ऐसे ही हैं, एकदम मस्त मौला। आप जब हमारे घर आओगी ना तो देखना, हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा आपका। जरूर आऊंगी। वैसे बिल्कुल सही टाइम पर आए आप, मैं बस खाना ही लगाने जा रही थी। अरे वाह, वैसे खाने में क्या बनाया आपने? भिंडी, दाल चावल और हलवा। तो फिर अब देर मत कीजिए भाभी, जल्दी से पेट पूजा करवाई दीजिए। उस दिन शालू और केशव ने पेट भरकर खाना खाया, और इतना खाया कि बेचारी रितु के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उसके मन में सुकून था कि उसने अपनी ननद और नंदोई की अच्छी आवभगत की। वो दिल से खुश थी कि तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजी। अरे दीदी, क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूली। इनसे मिलो, ये है मेरे सबसे बड़े जेठ ईश्वर जी। पता है हम लोग यहाँ से निकले ही थे कि भाई साहब बाहर ही मिल गए। फिर मैंने जब इन्हें बताया कि मैं आपके हाथ का हलवा खाकर आ रही हूँ, तो हलवे की तारीफ सुनकर ये भी चले आए। अब थोड़ा हलवा बचा है क्या भाभी? नहीं, बचा तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं दीदी, हलवा दोबारा बन जाएगा। आप लोग अंदर तो आइए। रितु बेचारी अभी 2 मिनट पहले ही अपनी ननद और नंदोई की सेवा करके बहुत खुश थी, पर अब वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगी। थकी हारी रितु ने जैसे तैसे फिर से हलवा बनाया और फिर। अरे वाह रितु, क्या हलवा बनाया तुमने? शालू ठीक ही कह रही थी। एक काम करते हैं, शाम को सब लोग एक साथ आते हैं रितु के हाथ का हलवा खाने। संजय, रितेश, पंकज और केशव तो आएगा ही, भाई उसकी ससुराल है, क्यों है ना? हाँ, क्यों नहीं, आइए ना सब लोग। शालू और ईश्वर वहाँ से खुशी खुशी चले गए, और उनके जाते ही रितु ने अपना माथा पीट लिया। अब उसे सारी बात समझ में आ गई थी कि उसकी जिंदगी अब नरक होने वाली है, क्योंकि हर 3-4 दिन बाद शालू अपने ससुराल से पूरी बारात लेकर आती और रितु का बैंड बजाती। वो बेचारी हर वक्त बस रसोई में ही लगी रहती। फिर एक दिन, माँ जी, ये शालू दीदी का ससुराल बहुत बड़ा है ना? हाँ, 5 भाई हैं, पर बिल्कुल मुट्ठी जैसे, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं और सब एक से बढ़कर एक मस्खरे हैं। एक रेत बेचता है, एक का सरिया का काम है, एक तीसरा वाला पुताई का काम करता है। कोई बड़ा कारोबार नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं है। सब एक साथ बहुत खुश रहते हैं। बहुत खुश भी रहते हैं और बहुत खाते भी हैं। हैं? कुछ कहा क्या? नहीं माँ जी, मैं तो कह रही थी कि कितना अच्छा परिवार है, संस्कारी, सबका ख्याल रखने वाला। हाँ वो तो है, सबका ख्याल रखते हैं वो लोग। रितु वहाँ से मुंह बनाकर चल दी। फिर अगले दिन सुबह, रितु जल्दी उठ बेटा, आग लग गई है, जल्दी उठ। अरे मेरे भगवान, ये क्या हो गया है? आग? आग? माँ जी, आग कैसे लगी? अरे तू पहले बाहर निकल, बाद में सोचेंगे ये सब। उपमा ने रितु को जल्दी से बाहर निकाला। पूरा घर उनकी आंखों के सामने जल रहा था। तभी शालू का पति केशव और उसके चारों भाई वहाँ पहुँचे
और आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी सब मिलकर घर को जलने से बचा नहीं पाए। ये देखकर उपमा और रितु रोने लगे। और फिर ये क्या हो गया माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो बेघर हो गए। भाभी कैसी बात कर रही हो? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज से तुम मेरे घर में रहोगी, मेरे कमरे में। इसके बाद शालू अपनी माँ और अपनी भाभी को अपने घर ले आई। उसने उन दोनों को अपना कमरा दे दिया और खुद बरामदे में सोने लगी। इतना ही नहीं, उसने अपने मायके वालों का खूब अच्छे से ख्याल रखा। और फिर 3 महीने बाद, लो जी, आपका घर तैयार है। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कितना खर्च हो गया इस सब में? उसकी चिंता आप मत करो। अरे मेरा ईंट का काम है तो मैंने ईंट दे दी। ये संजय है, इसका सरिये का काम है। ये रितेश रेत बेचता है और पंकज पुताई करता है। और ये आपका नंदोई केशव, सबसे ज्यादा मदद तो इसी ने की है। आपके लिए सारा फर्नीचर इसी ने बनाया है। मैं आप सबका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? बहुत आसानी से भाभी, फिर से मेरी पूरी बारात को अच्छा सा हलवा खिलाकर। मम्मी ये कुकर तो बहुत बढ़िया है, इसमें पुलाव कितना खिला खिला बनाया है महिमा भाभी ने। माँ मुझे भी ऐसा ही कुकर लेना है, इस दिवाली आप मुझे उपहार में ऐसा ही कुकर देना। हाँ हाँ ले लेना, तो महिमा के साथ आज शाम को ही जाकर ऐसा कुकर ले आना। माँ एक काम करो, भाभी का कुकर तो 5 लीटर का है ना, आप मेरे लिए 8 लीटर वाला मंगा देना। सपना बेटा, तुम्हारे दहेज में हमने 3 लीटर, 5 लीटर और 8 लीटर के कुकर दिए तो थे, अभी तो वो नए होंगे। अरे तो क्या हो गया, और एक खरीद भी देंगे तो, हमारी इकलौती बेटी है। सपना का स्वभाव लालची था, अपने पास चीज होते हुए भी मन ना भरने वाली बात। इसीलिए वो जब देखो मायके आकर कोई ना कोई डिमांड कर ही देती थी। पर महिमा का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था, वो बात को संभालना जानती थी। रहने दो माँ, कोई जरूरत नहीं है। पापा तो सोचते हैं मैं लालची हूँ, पर मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है। मैं तो अपना घर समझकर चीजें मांग लेती हूँ, वरना मेरे ससुराल में भी कोई कमी नहीं है। सपना दीदी, मुझे मम्मी ने 2 कुकर दिए थे, 8 लीटर वाला मैंने यूज नहीं किया, वो आप ले लो। हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है भाभी, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं वही कुकर ले जाती हूँ। इस तरह कई बार सपना कुछ न कुछ मांगती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, क्या मैं नानी बनने वाली हूँ? तू सच कह रही है? हाँ माँ, कल ही डॉक्टर को दिखाया था, मैं प्रेग्नेंट हूँ। चल अच्छा, तेरी सास तो बहुत खुश होगी। हाँ माँ, वो तो मेरी गोद भराई का फंक्शन भी कह रही है बहुत धूमधाम से करेंगी। माँ अभी से तैयारी शुरू कर दो, फिर गोद भराई के फंक्शन में क्या क्या दोगी तुम मुझे? देख लो यहाँ सारी बिरादरी है। अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा और विकास के साथ बैठकर सारी लिस्ट बना लूंगी। सपना की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर घर में सब बहुत खुश थे, पर सपना का लालच यहाँ भी रुकने वाला नहीं था। एक दिन जब वो अपने मायके गई, क्या हुआ सपना, तू परेशान क्यों है? तू तो आज डॉक्टर के पास जा रही थी ना? जाना तो था मम्मी, पर गाड़ी में तो टाइम लगता है, और वैसे भी डॉक्टर का क्लिनिक गलियों में जाकर है तो गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। बाइक ले जाने लगे तो बाइक खराब हो गई। मुकेश की बाइक बहुत पुरानी हो गई है और हाथ में इतने पैसे नहीं है कि मुकेश नई बाइक ले सके। और आपको पता ही है, वैसे भी अभी बच्चा होगा तो बहुत खर्चे होंगे। रिक्शे पर जाने से सासू माँ ने मना कर दिया कि गड्ढों में मुझे ठोकर लगेगी, इसीलिए आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। अब मैं पापा से तो कह नहीं सकती कि इनके लिए नई बाइक ले लो, पर तुम्हें तो कह सकती हूँ। तुम एक बार पापा से बात करके देखो ना, अगर वो मुकेश को एक नई बाइक खरीद कर दे दें। अरे कैसे नहीं खरीद कर देंगे, अब अपनी बेटी को परेशानी की हालत में थोड़ी देख सकते हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा को बोल दूंगी। सपना अपनी गोद भराई के फंक्शन को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रही थी। वो बार बार कोई ना कोई डिमांड करने के लिए अपनी माँ को फोन मिला देती थी। माँ फंक्शन में तुम सब टाइम पर पहुंच जाना। पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो तो, ऐसे ही आज मैं जब सासू माँ के साथ बैठी थी, मुझे तो लगता है सासू माँ कहीं ना कहीं मुझे ही सुना रही थी कि उन्होंने ननद जी की गोद भराई फंक्शन में सोने का सेट चढ़ाया था। एक काम करो ना, विकास भैया के साथ जाकर किसी सुनार की दुकान से अच्छा सा सोने का सेट अगर मिल जाए तो। विकास आ जाए शाम को दुकान से, फिर उससे बात करती हूँ। सपना ने अपनी गोद भराई के फंक्शन में सोने का सेट, बाइक और ना जाने क्या क्या डिमांड रख दी थी। बेटी थी तो मना करते भी नहीं बनता था। पर एक सुबह जब विकास सोकर उठा, जी शर्मा अंकल नमस्ते। क्या हुआ विकास बेटा, तुम परेशान क्यों हो गए? पापा शर्मा अंकल का फोन आया है, हमारी दुकान का शटर खुला हुआ है, हमारी दुकान में चोरी हुई है। सब लोग दुकान पर पहुंचते हैं। गले में से रुपए गायब है पापा। बाकी किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया गया है,
ये काम जरूर किसी दुकान के नौकर का ही है, जो इस बारे में जानता था कि गले में रुपए रखे हुए हैं। दुकान पर आज सारे नौकर आए हैं, पर चंदू गायब है। कल रात को ही उसने फोन किया था कि वो अपने गांव जा रहा है। इसका मतलब उसने रात को चोरी की और सुबह यहाँ से भाग गया। पापा, अगर आप कहो तो पुलिस को एक बार खबर कर देते हैं। नहीं बेटा, पुलिस को खबर मत कर, इस बात को यहीं दबा दे। वैसे भी सपना की डिलीवरी का पूरा टाइम चल रहा है, उनके घर में फंक्शन है, और अगर हमारे घर में इस तरह से चोरी के बारे में उन्हें पता चलेगा तो उनके रंग में भंग डल जाएगा। अच्छा नहीं लगता। अब जो नुकसान होना था हो गया, आगे से ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? तुमने जो बाइक और बाकी सामान बोला था, हमने सोचा था उन्हीं रुपयों से सब कुछ हो जाना था, पर अब हाथ पैर कहाँ मारे, किसके आगे जाकर रोएं? तुम सपना को कुछ बताने के लिए भी मना कर रही हो। पापा, घर चलते हैं, फिर बात करते हैं। सब लोग घर पहुंचते हैं। महिमा सारी परेशानी देख रही थी। वो अपने सास ससुर के पास गई और एक बॉक्स उनके हाथ में देने लगी। महिमा बेटी, ये क्या है? पापा जी, ये मेरी शादी के जेवर हैं। अभी आप इन्हें बेचकर सपना दीदी की गोद भराई के लिए सामान ला सकते हो, और वैसे भी मैं इतने भारी जेवर नहीं पहनती हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा मुझे तो मैं बाद में ले लूंगी। अभी हमें ननद जी की गोद भराई फंक्शन के लिए जरूरत है, प्लीज आप मना मत कीजिएगा। महिमा की बात सुनकर उसके सास ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि दरवाजे पर उनका दामाद यानी सपना का पति ये सब बातें सुन चुका है। वो वहीं से वापस लौट जाता है और जाकर सपना को सारी बात बताता है। माँ, पापा, भैया, भाभी मेरे लिए इतना सोचते हैं, और मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि उन्हें मेरे कारण कितनी परेशानी होती होगी। आज उनकी दुकान में चोरी हो गई, फिर भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। मैं तो उनकी बेटी हूँ, मुझे समझना चाहिए था। मैं कितना लालच कर रही थी। मैं सचमुच कितनी लालची हूँ ना मुकेश। तुमने आज ये सच्चाई बताकर मेरे हाथों से कितनी बड़ी गलती होने से रुकवा दी। मेरे कारण महिमा भाभी के जेवर चले जाते। अपनों का तो आशीर्वाद ही कीमती गहनों और चीजों के समान होता है। सपना बहू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी के गहने नहीं बिकेंगे। हम भी एक बेटी के माता पिता हैं, हम जानते हैं बेटी के लिए फर्ज निभाना क्या होता है। तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो, इसलिए तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। सपना, माँ पापा से फोन पर बात कर लो। सपना अपने माँ और पापा दोनों से फोन पर बात करती है। उसके बाद सब लोग गोद भराई के फंक्शन में पहुंचते हैं। महिमा भाभी, आप बहुत अच्छी हो। आप एक बहू होकर भी मेरे माँ पापा के लिए बेटी समान हो, और मैं एक बेटी होकर भी अपने माता पिता को नहीं समझ पाई। आई एम सॉरी भाभी। माँ, पापा, भैया, आप सब मेरे कारण कितना परेशान हुए। सपना, तू इतना मत सोच, अभी तो इस हालत में नहीं है। चल बैठ, मैं तेरी नजर उतारती हूँ मेरी बच्ची। सब लोग धूमधाम से सपना की गोद भराई का फंक्शन अटेंड करते हैं। सपना के चेहरे पर खुशी देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।